वेलकम बैंक स्टूडेंट्स। हम अपना अगला चैप्टर लेकर आ गए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। ठीक है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और पेपर में आपको इस चैप्टर से मिलेंगे बच्चों 6 नंबर यानी कि 6 मार्क्स। ठीक है, तो उसके लिए हम तैयार करते हैं। छोटा और आसान चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो हमारा बजट होता है, देखिए बजट ना हम अपने घरों में भी बनाते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स महीने के स्टार्टिंग में बजट बना लेते होंगे कि हमारे पास इतना पैसा आएगा और वो ऐसे ऐसे खर्च होगा। लाइक वाइज हमारी गवर्नमेंट भी बजट बनाती है। वो देखती है कि एक वर्ष में यानी आने वाले ईयर में, ठीक है, ये 1 ईयर का बजट बनता है। आने वाले ईयर में गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पेमेंट आएगी और कहाँ कहाँ वो खर्च हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अब देखिए, गवर्नमेंट के पास जो पेमेंट आती है उसे रिसीट्स बोलते हैं और इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। एक रेवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट। बात समझ में आ रही है? एक आपकी क्या हो गई रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरी आपकी क्या हो गई कैपिटल रिसीट्स। लाइकवाइज जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब किसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, किसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, किसको रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं और किसको कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, इसके लिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर यहाँ से आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। देखिए मैं इसमें आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। ये है हमारा गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा रिसीट्स, दूसरा होता है हमारा पेमेंट, या आप इसको एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब जो रिसीट होती है वो दो प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। रिसीट जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो रिसीट होती है उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स। और जो दूसरी होती है हमारी बच्चों, वो होती है कैपिटल रिसीट्स। मैं लिख देता हूँ इसे। तो दोनों में फर्क समझिए जरा ध्यान से। कैसे फर्क समझेंगे सर? देखिए फर्क समझने का तरीका क्या है। जो हमारी कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट से ना देश को खुशी नहीं होती, समझो, ऐसे समझ लो इसको। ये जो हमारी रिसीट्स होती है हमें हैप्पीनेस नहीं देती। तो इसको कैसे बताएं हम? देखिए इसको कैसे होता है। ये वाली रिसीट दो तरीके से आती है हमारे पास, कैपिटल रिसीट। सरकार के पास या तो सरकार को कोई अपनी एसेट्स को सेल आउट करना होता है, यानी कोई एसेट्स बेच दो जी और तब पैसे आ गए। एक तो वो और दूसरा हमारे पास तरीका होता है लोन ले लेने का। दोनों ही तरीके एक अच्छे तरीके तो नहीं माने जाते पैसा कमाने के, लेकिन इसको हमने कैपिटल रिसीट में कैटेगराइज किया है। और आपको भी पता है कि कैपिटल रिसीट मतलब कैपिटल जो होता है वो रिलेट करता है एसेट्स एंड लायबिलिटी से। तो यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो कैसे लिखेंगे? कोई भी चीज होगी उसको चेक करेंगे हम। पहले ये देख लेंगे क्या इसकी वजह से कोई एसेट्स कम हो रही है, जो ये पैसा आ रहा है। अगर एसेट्स कम हो रही है तो वो कैपिटल रिसीट कहलाएगा। ठीक है। और या तो फिर अगर वो पैसे से कोई लोन बढ़ रहा है आपका, ठीक है, आपके पास लोन आ रहा है, तो भी वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए? कैपिटल रिसीट क्या होती है? इधर एसेट्स डिक्रीज, या तो आपकी एसेट डिक्रीज हो जाएगी, मैं माइनस लिख रहा हूँ डिक्रीज के लिए। और जो आपकी लाइबिलिटीज है, जो आपकी लाइबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। यानी या तो आपकी एसेट्स कम होगी या लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी। अगर इन दो वजह से पैसा आ रहा है तो दैट मनी कैटेगराइज अंडर द हेड ऑफ कैपिटल रिसीट, राइट। यानी कि या तो आपकी एसेट्स कम हो जा रही है या आपका कर्जा बढ़ जा रहा है। यानी ये पैसा कैसे आया है? या तो संपत्तियों को बेचकर आया एसेट्स को, या उधार लेकर आया है। ठीक है। अब इनके अलावा जो भी पैसा आता है ऑल कम्स अंडर रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है। इसके अलावा तो इसको लिखेंगे कैसे? कि भाई अगर कोई चीज आपको पता लग गई कि ना तो यार उसकी वजह से कोई एसेट्स कम हो रही है और ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो फिर वो रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। तो उसे लिखेंगे कैसे? ना इधर, बात वही लिखनी है, बस ये लिख देना ना इधर एसेट डिक्रीज, ना ही तो कोई एसेट डिक्रीज होती है, नॉर लाइबिलिटीज इंक्रीज। ना तो किसी प्रकार का अगर आपका कर्जा बढ़े और ना ही किसी प्रकार की एसेट्स में कमी आए, तो इसका मतलब वो रिसीट्स कौन सी है? रेवेन्यू रिसीट है। राइट, समझ में आ गया? इसी प्रकार बेटा पेमेंट होती है हमारी, यानी एक्सपेंडिचर होता है हमारा, उसको लिख लो। जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी दो प्रकार से कैटेगराइज हो जाता है। एक होता है रेवेन्यू और दूसरा होता है हमारा कैपिटल। ठीक है, राइट। अब इसको समझिए। जो आपका ये रेवेन्यू वाला है और ये जो कैपिटल वाला है, इसमें कैपिटल वाले को पहले समझो क्योंकि एसेट्स लायबिलिटी से रिलेट करता है। अब देखिए, जब ये पहली बात तो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में पैसा जा रहा है। अब पैसा जाएगा तो कुछ खरीदने के लिए, कोई काम करने के लिए, किसी पेमेंट के लिए, इसी वजह से जाता है, कुछ काम वगैरह के लिए। तो पहले कैपिटल में देख लेंगे। अगर पैसा दो वजह से जा रहा है, या तो आपने जो लोन लिया था उसका रीपेमेंट कर रहे हैं, या फिर नई एसेट्स को परचेज कर रहे हैं। अगर इन दो वजह से पैसा जा रहा है तो वो कैपिटल के अंदर आएगा। यानी कि इधर, इसके अंदर क्या लिखेंगे हम? इधर
एसेट्स इंक्रीज, इस बार एसेट्स इंक्रीज होगी, मतलब पैसा पेमेंट जा रहा है तो कोई एसेट्स खरीदने के लिए जा रहा होगा। और लाइबिलिटीज डिक्रीज, या तो आपके कर्जे कम हो रहे होंगे, यानी ये जो मैंने पेमेंट करी, पहले देखो जो पेमेंट है उसकी वजह से कोई एसेट्स तो नहीं बढ़ रही। अगर एसेट्स बढ़ रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर एसेट्स नहीं बढ़ रही लेकिन अगर कोई कर्जा कम हो रहा है, यानी कि आप लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, तो अगर ये भी हो रहा है तो उसको हम कैपिटल रिसीट के अंदर डाल, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर डालेंगे। ठीक है। अब आ जाओ कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दोनों ही चीजें नहीं होती, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है। नाइदर एसेट्स इंक्रीज, ना तो एसेट्स बढ़ रही है, नॉर लायबिलिटी डिक्रीज, यानी ये जो आपने पेमेंट की है ना तो कोई एसेट्स खरीदने के लिए की है और ना ही कोई कर्जा चुकाने के लिए, यानी कि लोन का रीपेमेंट करने के लिए की है। तो अगर ये दो कंडीशन बनती है तो मतलब ये दो कंडीशन, अगर ये दो कंडीशन बनती है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है। ठीक है। यानी आपको ये क्लियर हो गया कि कौन सा रेवेन्यू रिसीट होता है, कैपिटल रिसीट होता है, और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मैंने चारों चीजें आपको समझा दी। ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव, वो अभी हम नोट से देख लेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आता है डेफिसिट का। क्या टॉपिक आता है आपका, डेफिसिट का, बजट डेफिसिट। ठीक है। जब बजट डेफिसिट होता है तो वो कैसे होता है, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं घाटा। बजट डेफिसिट तीन प्रकार का होता है। पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, बस एक बार समझ लीजिए। ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, सिंपल है। जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसीट से, यानी केवल रेवेन्यू रेवेन्यू वाले ले लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसीट से, तो उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट तो तभी होगा ना जब खर्चे ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी। राइट। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है फिस्कल डेफिसिट। क्या आता है बच्चों, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को हिंदी में राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसके अंदर सब कुछ लिया आता है टोटल, यानी कि जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है टोटल रिसीट से, और यहाँ रिसीट्स में एक चीज नहीं है बस, एक्सेप्ट बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को छोड़कर, क्योंकि बोरोइंग्स तो कैपिटल रिसीट होती है ना, यहाँ पे देखो टोटल रिसीट का मतलब है कैपिटल वाले भी और रेवेन्यू वाले भी। मैं इसको एक्सपेंड करके भी लिख देता हूँ। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो ज्यादा हो जाए किससे, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस कैपिटल रिसीट में एक्सेप्ट क्या नहीं है, इसमें बोरोइंग्स नहीं है, उधार का पैसा नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से घाटा निकल जाता है। और लास्ट वाला समझिए, अभी मैं इसको और समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से। लास्ट वाला समझिए होता है प्राइमरी डेफिसिट। क्या होता है बच्चों, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जो भी आपका फिजिकल डेफिसिट आया वहां से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दीजिए। जो भी आपके इंटरेस्ट पेमेंट हुई उसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा, एक इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका जितना भी आपका घाटा होता है भी होता है, उतना ही गवर्नमेंट लोन ले लेती है। इसका मतलब ये जो फिजिकल डेफिसिट है ये रिमेन नहीं रहता, इंटैक्ट नहीं रहता। फिजिकल डेफिसिट मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 10,000 करोड़। ठीक है। उसके बाद जो आपकी टोटल रिसीट हो गई लोन को छोड़कर 8,000 करोड़। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट 2,000 करोड़ का बराबर करने के लिए इसको बैलेंस करती है, और गवर्नमेंट 2,000 करोड़ का लोन ले लेती है। जितना घाटा होता है उतना ही लोन ले लेती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी जितना घाटा हुआ, देखो आप देख रहे हैं घाटा 2,000 करोड़ का आ रहा है तो गवर्नमेंट उतना ही क्या ले लेती है, लोन ले लेती है। इसका मतलब ये है कि आप लोग ये कह सकते हैं कि अच्छा सर, हमें एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट होता है दैट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, यानी वो बोरोइंग्स के इक्वल होता है। बिल्कुल सही बात। पेपर में कभी पूरी डिटेल ना दी हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की या रेवेन्यू रिसीट की, सबकी कोई डिटेल ना दी हो, लोन दिया हो और फिजिकल डेफिसिट पूछ रहा हो, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग्स, क्योंकि बोरोइंग्स उतनी ही की जाती है जितना घाटा होता है टोटल। क्लियर है बात। तो ये टोटल हो गया हमारे सामने किसके बारे में, बजट के बारे में। जो मोटे मोटे चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब आइए नोट से देख लेते हैं क्या क्या हमें इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है सबसे पहला कि जो रिसीट होती है, रेवेन्यू होती है, कैपिटल होती है, इनके एग्जांपल मैंने दे दिए। कैपिटल रिसीट कौन सी वाली होती है, इसमें या तो एसेट बिक जाती है बच्चों आपकी, या फिर लाइबिलिटी बढ़ जाती है, यानी इधर एसेट्स डिक्रीज और लाइबिलिटी इंक्रीज, वो पैसा आता है। इसमें ना ही एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज होती है आपकी, और ना ही किसी प्रकार की लाइबिलिटी आपकी बढ़ती है। तो उसके अदर देन जो भी पेमेंट आती है वो रेवेन्यू रिसीट में आती है। ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल को देखिए। कैपिटल रिसीट बोरोइंग से आती है। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, अपनी एसेट्स को बेच देना। रिकवरी ऑफ लोन्स,
ये भी एसेट्स कम हो गई, आपने किसी को लोन दिया था तो आपकी एसेट्स थी, लेकिन अब वो रिकवर हो गए तो पैसा आ गया, ठीक है। अब इधर देखिए रेवेन्यू में, रेवेन्यू वाले में कमाई दो प्रकार से होती है। अब ये पेपर में अलग से पूछता है, वो बता रहा हूँ क्या क्या पूछेगा। रेवेन्यू वाले में कमाई टैक्स से होती है और एक नॉन टैक्स से होती है, ठीक है। अब टैक्स से कौन सी कमाई करती है गवर्नमेंट? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये हो गए। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आपको पता है, ये एग्जाम्पल हो गए। नॉन टैक्स रिसीट क्या हो जाती है? कोई फीस, फाइन, एस्टीट प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ये सब जो अदर देन इसके कमाती है, वो इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। पेपर में आजकल डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछ रहा है, इसमें डिफरेंस है तो एक बार पढ़ लेना। मैं छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स जो जिस पर्सन पे लेवी किया जाता है, जब वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर देता है तो वो डायरेक्ट कहलाता है। और इनडायरेक्ट में जिस पे लेवी होता है वो नहीं पे करता, पे कोई दूसरा करता है, ठीक है। राइट, जैसे कि मैं अब एक दुकान से आप सामान लेकर आए, 100 रुपये का आपने सामान खरीदा, उस पर 20 रुपये जीएसटी दे दिया, 120 रुपये आपने दे दिए, ठीक है। अब वो पेमेंट आप दुकानदार को दे दोगे और दुकानदार गवर्नमेंट को दे देगा। यानी कि गवर्नमेंट ने तो वो किस पे लेवी किया था? दुकानदार पे लेवी किया था, लेकिन पेमेंट रियल में किसने किया? आपने किया, कस्टमर ने किया। तो ये इनडायरेक्टली सरकार के पास पहुंचा, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही एक्सपेंडिचर का है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे करती है, ये देखिए। रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, मतलब इसको समझने का तरीका ये है कि सबसे पहले देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको बताया था कि क्या कोई एसेट्स तो इंक्रीज नहीं हो रही और क्या कोई लाइबिलिटी तो डिक्रीज नहीं हो रही। यानी अगर आपने पेमेंट एसेट्स खरीदने के लिए करी है या लाइबिलिटी रीपेमेंट करने के लिए करी है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और इसके अलावा किसी वजह से करिए तो वो सब क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। पेपर में इसके बारे में पूछता है, रीज़न वही लिखना है जो मैंने आपको अभी लिख के बताया था। चलिए, बजट हमारा बैलेंस होता है, सरप्लस होता है और डेफिसिट होता है। डेफिसिट की पूरी जानकारी मैंने आपको अभी पीछे दे दी। घाटे जो होते हैं हमारे, डेफिसिट जो होता है। बैलेंस में कोई दिक्कत होती नहीं, जितना हमारा एक्सपेंडिचर होता है उतना ही रेवेन्यू हो जाता है, और सरप्लस में हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब ऑब्जेक्टिव। पेपर में एक ऑब्जेक्टिव उठा के दे देगा आपको पूछने के लिए, उसको समझना है आपको। एक जरूर आएगा यहाँ से, तो इसको ध्यान से देखो। बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला, एलोकेशन और री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वही हमें ये देखना पड़ता है पहले से ही कि जो भी हमारे पास कमाई आएगी उसको हम कहाँ पे एलोकेट करेंगे, किस एरिया के लिए ज़्यादा खर्च करेंगे, किसके लिए कम। क्या लिखा है? गवर्नमेंट मेक्स प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी सो एज टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द गोल्स और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। इस प्रकार फंड को यूटिलाइज किया जाए ताकि सबका भला हो पाए, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? अगला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिडक्शन इन द इनकम इनइक्वलिटीज़। आपको पता है कि हमारे देश में इनकम इनइक्वलिटीज़ है, रिसोर्सेज हर जगह बराबर नहीं है। बिहार में कम है, दिल्ली में ज़्यादा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट बजट बना के ऐसे एरिया में जो बैकवर्ड है या जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं है, उनको ज़्यादा पैसा अलोकेट करती है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, ठीक है, कि कहाँ ज़रूरत है कहाँ नहीं। एक ऑब्जेक्टिव ये होता है। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप बजट बना के कोई काम करेंगे, प्लानिंग करके कोई काम करेंगे, तो सक्सेस के जो रेट हैं वो आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे और आप ग्रो करने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। अगला है बैलेंस रीजनल ग्रोथ, यानी कि हर सेक्टर की ग्रोथ हो इसके लिए बजट अच्छे से काम होना चाहिए। यानी सबके ऊपर खर्चा होना चाहिए। सरकार हर जगह सड़क, हर जगह कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सबको इम्प्रूव करेगी तो एक बैलेंस ग्रोथ होगी। ये नहीं कि दिल्ली अमीर हो गया और यूपी और बिहार गरीब पड़े हुए हैं, ठीक है। सबकी बैलेंस ग्रोथ करने के लिए बजट जरूरी है, तो बजट का एक उद्देश्य ये भी है। अगला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी जनरेट करता है बजट के थ्रू। सरकार देखती है, जैसे आपने सुना होगा ये मनरेगा नरेगा जो योजना निकाली है सरकार ने, तो ये भी देखकर सरकार निकालती है कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, कहाँ नहीं, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए बजट के। एक इसमें ऑब्जेक्टिव है नहीं, सॉरी, आप इसको डाल लेना ऑब्जेक्टिव को। वो ऑब्जेक्टिव होगा आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक पॉइंट और पढ़ लेना आप लोग, पेपर में आ जाता है, इसमें डाला नहीं है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर बजट बना के काम करोगे ना तो इकोनॉमी स्टेबल रहती है, ठीक है। उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशंस नहीं आते, विच इज़ गुड फॉर एनी इकोनॉमी के जिसमें फ्लक्चुएशंस कम है, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। अब ये कंपोनेंट मैंने आपको बता ही दिया अभी कि भाई बजट रिसीट, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट होता है। बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। इनकी जानकारी दे दी है। यहाँ डेफिनेशन पढ़ लो। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं? आर रिसीट्स जिससे नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स, यानी इनकी वजह से ना आपको कोई एसेट बेचनी पड़ रही है और ना ही कोई लाइबिलिटी लेनी पड़ रही है। और कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं? जिससे गवर्नमेंट इधर क्रिएट लाइबिलिटी और क्या करती है? रिडक्शन इन एसेट्स। ये मैंने आपको बता दिया, तो एसेट बेचनी पड़ेगी या लोन लेना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर भी मैंने आपको बता दिए थे। पहले वाले आप ये समझिए, पहले कैपिटल को पढ़ लीजिए, वो अपने आप क्लियर हो जाता है।
तो ये क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर करता है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन फिजिकल ईयर, जो क्या करता है या तो एसेट्स को क्रिएट करेगा या लाइबिलिटी की पेमेंट करेगा, रीपेमेंट कर देगा जो आपने लाइबिलिटी ली है। ठीक है, क्रक्स यही है जो मैंने आपको पीछे पहले बता दिया। रेवेन्यू वाले में क्या होता है, ना तो ये किसी प्रकार की लाइबिलिटी में रिडक्शन होता है और ना ही किसी प्रकार की एसेट्स में इंक्रीज होता है, तो क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों में डिफरेंस भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये मैंने सारे डेफिसिट आपको बता दिए। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये मैंने बताया कि रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा होता है। फिजिकल डेफिसिट भी बता दिए, जब आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है टोटल रिसीट से ज़्यादा होता है, बट किसको छोड़कर, बोरोइंग को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना अदर देन बोरोइंग, राइट। और अगर पेपर में नहीं कुछ दिया हुआ है और बोरोइंग्स दी हुई है तो आप लिख सकते हैं फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग्स। जितना भी आपने उधार लिया उतना ही फिजिकल डेफिसिट होता है। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट, जो कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट होता है। ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। फिजिकल डेफिसिट जो आपका आया वहाँ से इंटरेस्ट को माइनस कर दो। इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट इस फॉर्मूले से भी निकाला जाता है। देखिए, फिजिकल डेफिसिट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। अगर आपको फिजिकल डेफिसिट डायरेक्ट ना देकर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन दे रखी हो और प्राइमरी दे रखा हो, तो उसको यहाँ पुट करो और फिजिकल डेफिसिट आपका निकल जाएगा। यानी यहाँ से एक नया फॉर्मूला बना, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट, राइट। चलिए, हमारा चैप्टर खत्म होता है, छोटा सा चैप्टर था, होप सबको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।